हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बेटा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। और डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था, अब हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि उस डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को लगाकर किस तरह से हम लोग अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान होता है डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल लगाना। बस थोड़ा सा आपको जो तरीके होते हैं, जो स्टेप होते हैं, उस पर आप फोकस करिएगा। बाकी बहुत आसान होता है। तो कल आपने फॉर्मूला देख लिया था, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, वेयर एम इज मास ऑफ पार्टिकल, v is the velocity of particle, so it changes to momentum. Okay, this formula changes to h upon p. Okay, ये फॉर्मूला आपका क्या था? डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का था, जिन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि ऑल मैटर है पार्टिकल एंड वेव नेचर एज लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके बेटा, तो आज हम इसी बेस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर बोर्ड पे लिख रखा है। ओके, देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि फाइंड आउट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ। यदि आपको वेवलेंथ का एक सीक्वेंस निकालना है, एक करेक्ट सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है, किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड CO2। मतलब हमने आपको चार पार्टिकल आपको दिए हैं। पहला इलेक्ट्रॉन है बेटा, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है और चौथा आपके पास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। और हमें बताना है कि इसमें किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और किसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। ओके बेटा, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करने स्टार्ट करें और देखिए क्या होता है। सुनिए बेटा, देखिए अगर आपको इस फॉर्मूले को इसमें अगर करेक्ट सीक्वेंस आपको निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट क्या कहता था। देखिए, डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट कहता था लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। ओके बेटा, या फिर मैंने आपसे कहा एच अपॉन पी, और आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है लेमडा इज अ वेवलेंथ। तो आपको मालूम है लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ है, यानी हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? वेव नेचर। तो लेमडा के लिए हमने क्या लिख दिया? वेव नेचर। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, एस तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और इक्वल को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, क्योंकि एच कौन सा कांस्टेंट है? प्लैंक कांस्टेंट है। तो अगर हम इस प्लैंक कांस्टेंट को हटा दें और इक्वल हटा दें तो यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन। और यहाँ देखिए मास किसका होता है? पार्टिकल का। तो जहां मास होता है तो फिर उस जगह कौन सा नेचर आ जाएगा? पार्टिकल नेचर आ जाएगा। कौन सा नेचर आएगा बेटा? यहां पर आपका इस तरीके से पार्टिकल नेचर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब हुआ वेव नेचर जो होता है वो पार्टिकल नेचर के इन्वर्सली होता है। ये बात मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूं। अब अगर वेव नेचर पार्टिकल नेचर के इन्वर्सली है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जिसका मास यानी जिसका पार्टिकल नेचर जितना ज्यादा होगा, वेव नेचर उतना कम होगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका क्या होगा? मास ज्यादा होगा, तो उसमें वेव नेचर, भाई मास ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा। समझिए बात को, मास ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा, पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा तो वेव नेचर ऑटोमेटिकली कम होता है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि अच्छा, यहां पर एक चीज क्वेश्चन में मुझे और लिखना चाहिए कि मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में वेवलेंथ का नेचर निकाला, लेकिन मैं एक यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं इफ वेलोसिटी। समझिए बेटा, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर सेम। यदि हम एक चीज ये एज्यूम करके चल रहे हैं, यदि ये क्वेश्चन में एज्यूम किया जा रहा, क्वेश्चन में इस चीज को एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। ये एज्यूम की जा रही है इस बात को। तो अगर वेलोसिटी सेम है तो आप खुद ही समझ सकते हैं, सेम हो गया वेलोसिटी, तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया।
सभी के लिए v क्या हो गई, कांस्टेंट हो गया। सभी के लिए h कांस्टेंट है, सभी के लिए v भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम इस बात को एज्यूम करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और CO2 का वेलोसिटी कैसा है, सेम। तो ये दोनों ही कांस्टेंट में चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला बनेगा लैम्डा प्रोपोर्शनल, मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/n। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो वेवलेंथ है वो हमेशा मास की, क्या बोला, जो वेवलेंथ है वो मास की क्या है, इनवर्सली। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा, यानी मैं पहले क्या करूं, ये जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और CO2 है, इसमें हम ये चेक कर ले कि किस पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होगा तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर मेरी बात को समझना कि जिस पार्टिकल का मास बेटा क्या होता है, ज्यादा होता है, तो अगर मास ज्यादा होगा तो पक्का फिर उसका वेवलेंथ बेटा क्या हो जाएगा, कम। तो इसमें बस आप ये फाइंड आउट कर लो किसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम, और जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। तो सिंपल है। तो आपको बता दें, सबको आपको मास निकालना पता होना चाहिए। फिलहाल इलेक्ट्रॉन का जो मास है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा कि अगर मैं मास ऑफ किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा किसमें होता है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, यानी ये सीजीएस में होता है, ठीक है। एमकेएस में आपको करना है तो आपका -31 क्या हो जाएगा, किलोग्राम। फिलहाल ग्राम में कितनी वैल्यू होती है, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। इसी तरीके से अगर बेटा मैं मास ऑफ किसकी बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं, तो ये वैल्यू होती है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगला अगर मैं बात करूं बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं, तो 1.675, यानी ऑलमोस्ट ये प्रोटॉन के मास के इक्वली होता है, ये थोड़ा सा प्रोटॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है, इनटू 10⁻24 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब मुझे बताना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फटाफट देखते जाइए, मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, जैसे आप कार्बन का बोलते हो, अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आप सिंपली कहते हो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। लेकिन याद रखिए 12 क्या, 12 ग्राम होगा, किलोग्राम होगा, किस फॉर्म में होगा, तो याद रखिए जो एटम का मास होता बेटा वो AMU में होता है। किसमें होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एटम का मास बेटा हमेशा क्या होता है, AMU। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AMU? ए मतलब एटॉमिक होता है, एम का मतलब मास होता है, यू का मतलब यूनिट, यानी AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। यानी हमें ये बोलना चाहिए, अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन, तो आप क्या कहेंगे, 12 AMU। इसी तरह से सेम अगर मैं व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 16 क्या, AMU। ओके, तो अगर हम निकाले तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 है, तो इंटू 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन हमारे पास हैं, तो इस तरीके से आपको मालूम है 12 प्लस कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 44 क्या, AMU। देखिए ध्यान से 44 AMU। मेरे कहने का मतलब हुआ मास ऑफ जो बेटा आपका CO2 है वो 44 AMU है, 44 AMU। अब समझिए, और आपको एक चीज बता दें, 1 AMU, ध्यान समझिएगा, 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ध्यान समझिएगा, एक 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप अगर देखिए ये सारे मास ग्राम में है, तो मैं इसको भी किसमें कन्वर्ट करना चाहूंगा, ग्राम में। तो जब 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, तो इस तरह से 44 AMU इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू इन सब में ज्यादा। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास ये आपके सामने दिख रहा होगा,
प्रोटॉन का मास आपके सामने ये है और न्यूट्रॉन का मास आपके सामने ये है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये आपके साथ CO2 का। तो आप खुद ही देखिए कि जो मास ऑफ CO2 आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। मास ऑफ CO2 जब 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 यहाँ भी -20, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी 44 से मल्टीप्लाई करने पर ये सबसे ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर चलिए तो जो मास ऑफ हमारा CO2 है वो सबसे ज्यादा आएगा। फिर उसके बाद कौन होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा, मास और ये N का मतलब न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन होगा। लास्ट में सबसे कम मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए CO2 का मास सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम। तो आप समझ सकते हैं जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम। तो अगर ये सीक्वेंस हमारे किसका है? मास का है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या आएगा? वेवलेंथ का सीक्वेंस। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हम यहाँ पर लिखे लेमडा E, यहाँ पर लिखे लेमडा P, इसके लिखे मैं लेमडा N और इसके लिए लिखूं लेमडा CO2, तो किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है इसलिए उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। उससे कम किसका होगा? प्रोटॉन का। उससे कम किसका होगा? न्यूट्रॉन का। और सबसे कम मास किसका होगा? CO2, आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरह से दिस इज अ करेक्ट आंसर फॉर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड CO2। तो देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन बेटा हमें सॉल्व करने हैं। तो बहुत ही मेरे हिसाब से इजी बहुत ही है, बस हमें ये पता होना चाहिए किसका मास। तो मास आप किसी मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हो, बहुत आसान सा होता है। उसमें सबका एटॉमिक मास आप ऐड कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली क्या निकल आएगा? मास। लेकिन वो मास बेटा किसमें आएगा? AMU में। और आपको बता दें इस चीज को याद रखिएगा, 1 AMU इक्वल्स टू approximately 1.66 into 10⁻24 ग्राम होता है। जब 44 AMU को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मास भी आपको ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आराम से आप निकाल सकते हैं कि विच पार्टिकल हैव हाईएस्ट वेवलेंथ एंड विच पार्टिकल हैव लोएस्ट वेवलेंथ। ओके बेटा, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करने जा रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलिए ओके बेटा, अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन होगा। ओके बेटा, चलिए फटाफट देखिए कैसे और किस तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यस बेटा, देखिए हमने क्वेश्चन आपसे दे रहे हैं, हमने आपसे कहा फाइंड आउट वेवलेंथ। फिर से वेवलेंथ दे रहे हैं, हमने आपसे कहा फाइंड आउट वेवलेंथ, यानी हमें क्या करना है? वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ velocity of electron equals to, if velocity of electron is 6 into 10⁻6 meter per second. Okay beta, and mass of electron लिखते रहे सभी लोग, mass of electron is 9.1 into 10⁻28 ग्राम। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दिया है, पहले आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है। सुनिए, हमने आपसे कहा फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम लोगों को कोई इलेक्ट्रॉन है जो अपनी मूविंग स्टेट पर है, यानी वो रिवॉल्व हो रहा है, उसका हमें वेवलेंथ क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, अगर हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 6 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है,
और मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम है। देखिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस है, कुछ नहीं है। बस ज्यादातर मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वैल्यू जो वैल्यू दी जाती है उसी को डायरेक्टली रखने की कोशिश करते हैं। ये भी नहीं समझते हैं कि वैल्यू किस फॉर्म में दी जा रही है। तो आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, सबको पता होगा वैल्यू जो रखी जाती है वो एक ही फॉर्म में रखी जाती है। अगर आप एमकेएस में सॉल्व कर रहे हो तो सारी वैल्यू एमकेएस में होनी चाहिए। अगर आप सीजीएस में सॉल्व कर रहे हो तो फिर सारी वैल्यू सीजीएस में होनी चाहिए। अब यहां पर आप खुद ही समझ सकते हैं, यहां पर जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की गिवन है वो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड इज एमकेएस वैल्यू, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो देखिए मास आपको ग्राम में गिवन है, वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है। तो वेलोसिटी जा रही है मीटर पर सेकंड में एमकेएस वैल्यू में, मास आपका ग्राम में जा रहा, एक सीजीएस वैल्यू है, एक आपकी एमकेएस वैल्यू है। न्यूमेरिकल जब भी आप लगाओगे आंसर हमेशा गलत आएगा, इसलिए या तो आप इसको एमकेएस में दोनों को चेंज कर लो या फिर दोनों को क्या कर लो सीजीएस में। देखिए बड़ा आसान है, पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल लगाया करिए पहले सारी डिटेल नोट किया करिए और उसको जिस फॉर्म में रखना हो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलिए अगर हम एमकेएस में सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमने कहा कि हम किस में बनाना चाहते हैं, एमकेएस में हम वैल्यू लेना चाहते हैं, तो देखिए क्या है। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है 6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बेटा एमकेएस में आपके सामने है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आपके सामने गिवन है वो आपके सामने 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम आपके सामने गिवन है। अब देखिए ये वैल्यू ग्राम में है, ये एमकेएस, इसको भी एमकेएस में चेंज करो। एमकेएस में मास क्या होता है, किलोग्राम में होता है। तो कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। कैसे हो गया, ग्राम को जब आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से आप इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और 1000 जब डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, तो सीधे माइनस जो 28 था वो आपका -31 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वेलोसिटी आपको पता हो गई एमकेएस में है। इलेक्ट्रॉन का जो मास था सीजीएस में था, उसको आपने एमकेएस में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब हमसे कह रहा फाइंड आउट वेवलेंथ, तो हमें वेवलेंथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपली फॉर्मूला लगाएं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। अब देखिए लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv वेयर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स होती है। मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को दिया था, तो h की वैल्यू फिक्स होती है वो बता चुका हूं। मास आपके सामने गिवन है, वेलोसिटी आपके सामने गिवन है, तो आप आसानी से वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। जो h की वैल्यू होती है एमकेएस में, उसकी जो वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10⁻34 बेटा क्या होता है, जूल सेकेंड। दिस इज वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू कितनी 6.6, वैसे पूरी वैल्यू होती है 6.625 होती है, ठीक है। आप चाहे वही लिख देते हैं 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और जो मास होता है, तो मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, ये किलोग्राम लग गया। वेलोसिटी आपके सामने है 6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कितना आसान है, h की वैल्यू एमकेएस में है, मास की वैल्यू एमकेएस में है, वेलोसिटी भी एमकेएस में है, और इस तरीके से आप जो यहाँ से लैम्डा आप फाइंड आउट करेंगे वो आपकी एक करेक्ट आएगी, किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। ओके बेटा, तो फटाफट यहाँ से आप क्या करिएगा, आराम से वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से छोटा सा न्यूमेरिकल था, देखिए सब बहुत ही इजीली, ये न्यूमेरिकल लगाना बहुत ही आसान होता है। सारी डिटेल दी जाती है, बस उसको रखने का थोड़ा सा नॉलेज लो कि किस तरह से हम उसको कैसे पुट अप करेंगे। ओके बेटा, तो फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए, जो वैल्यू है यहाँ पर पुट अप कर दीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, तब तक आप नोट करिए।
यस स्टूडेंट, अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा दो न्यूमेरिकल। अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं और उस न्यूमेरिकल देखते क्या करते हैं। चलिए कि अब हम एक बार वेवलेंथ दिखा चुके हैं। इस वाले न्यूमेरिकल में जो हम बताने जा रहे हैं उसमें अब हम मोमेंटम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोमेंटम। तो चलिए देखते हैं कैसे मोमेंटम निकालें। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ओके, देखिए ध्यान से। बेटा यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्या? इस बार हम आपको वेवलेंथ दे रहे हैं। तो अगर हमने आपसे ये कहा वेवलेंथ ऑफ, समझ लेगा तो मैंने क्वेश्चन आपसे कहा वेवलेंथ ऑफ, किसकी वेवलेंथ? वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। चलिए वेवलेंथ ऑफ किसकी बात करें? मूविंग पार्टिकल। मैंने पार्टिकल का नेम आपको नहीं दिया, समझ मेरी बात को। मैं पार्टिकल का नेम आपको नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे कह रहा कि हमारे पास कोई मूविंग पार्टिकल है और उसका मैं आपको वेवलेंथ दे रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा? वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज 300 पिकोमीटर। पीएम को क्या कहते हैं बेटा? पिकोमीटर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो 300 पिकोमीटर कहते हैं। तो मैंने कहा वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज 300 पिकोमीटर। फाइंड आउट मोमेंटम, फाइंड आउट मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। ओके बेटा, फाइंड आउट मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, किस तरह से देखिए। देखिए आपको क्या दिया जा रहा? वेवलेंथ लेमडा इक्वल्स टू 300 पिकोमीटर। वेवलेंथ आपको पिकोमीटर में दी जा रही है। अगर हम एमकेस में सॉल्व करना चाहते हैं तो पिकोमीटर को, वैसे तो पिकोमीटर आपकी एमकेस वैल्यू ही है, बस पिकोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। लेमडा इक्वल्स टू 300 पिकोमीटर। तो याद रखिए 1 माइक्रो 10⁻⁶ के होता है। आपका नैनो जो होता है 10⁻⁹ के बराबर होता है। आपका जो पिको होता है वह, या फिर एंगस्ट्रॉम की बात करें तो वो आपका क्या होता है? 10⁻10 के होता है। और पिको जो होता है 10⁻12 होता है। तो सब होता होना चाहिए 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10⁻⁶ और 1 आपका नैनो, 1 नैनो इक्वल्स टू 10⁻⁹ और यहाँ पर 1 पिको इक्वल्स, पिको क्यों लेंगे? एंगस्ट्रॉम पहले बोलेंगे 10⁻⁻10 एंड 1 पिको इक्वल्स टू 10⁻⁻12। तो ये आपको पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पूछते हैं, कभी पिकोमीटर में देते हैं, कभी माइक्रोमीटर में देते हैं, कभी एंगस्ट्रॉम में देते हैं, तो कभी आपको पिकोमीटर में देंगे। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर 300 पिकोमीटर है तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? 300 इंटू 10⁻⁻12 और ये किस में आ जाएगा? मीटर में। तो इस तरह से वेवलेंथ को हम लोग पहले पिकोमीटर से मीटर में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो वैल्यू कितनी आ गई? 300 इंटू 10⁻12 मीटर। ओके, और आपसे करें फाइंड आउट मोमेंटम। मोमेंटम बेटा क्या होता है? P। तो P इक्वल्स टू व्हाट? तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस मूविंग पार्टिकल। ओके बेटा, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल्स टू h/mv, या फिर हमने कहा था h/p, यानी लेमडा इक्वल्स टू h/p। p इधर ले सकते हैं, p इक्वल्स टू h/लैम्डा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? h 6.625 into 10⁻34 जूल सेकंड कर लीजिए। और यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू है वो 300 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इस तरह से मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? फाइंड आउट हो जाएगा बहुत ही आसान से। ओके बेटा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना था, बस हमें क्या करना था? पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। ओके बेटा, तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो इसको फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए।
ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल। देखिए वो कैसे करेंगे, फटाफट नोट करते जाइए न्यूमेरिकल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके बेटा, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास होगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, इसमें आपको करना क्या है, अगर हम आपसे कहते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बार हम आपको एक इलेक्ट्रॉन है, समझिए न्यूमेरिकल, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और उसका हम आपको मास दे रहे हैं और मास के साथ साथ हम उसकी वेलोसिटी भी दे रहे हैं। ठीक, मास दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं और आपको दो चीजें यहां पर फाइंड आउट करनी है। एक आपको उसका तो वेवलेंथ निकालना है और दूसरा आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, जो वेलोसिटी और मास से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही आसान सा है। तो मैंने कहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम। ओके बेटा, अगर हमने इलेक्ट्रॉन का मास आपको दे दिया 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम, आप समझ गए ये वैल्यू किस में दी जा रही है, एमकेस में दी जा रही है, किलोग्राम में तो एमकेस में है। ओके, दूसरी बात यहां पर है एंड वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज, वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज 3 या कह सकते हैं 10 पावर 3, सीधे दे 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। समझिए बेटा, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन हुआ फाइंड आउट वेवलेंथ, फाइंड आउट वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके बेटा, तो हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी, एक तो हमें उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और दूसरा हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, सबसे पहले मास, तो मास में लिख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। ओके बेटा, और वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो मैं वेलोसिटी भी लिख दे रहा हूं 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, मास लिख दिया, वेलोसिटी लिख दिया। अब आपसे कहें फाइंड आउट वेवलेंथ एंड फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। ओके बेटा, तो होता क्या है कि लेमडा बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन mv। ओके बेटा, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन mv, ये आपके सामने है कि लेमडा आपको निकालना है, तो लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन क्या हो जाएगा, mv। अब h की वैल्यू मालूम है 6.625 इंटू 10 पावर -34, मास आपको एमकेस में दिया है, ये भी एमकेस में है, ये भी एमकेस में है, 9.1 इंटू 10 पावर -31, वेलोसिटी आपके सामने 10 पावर 3। तो इस तरीके से आपका जो वेवलेंथ आएगा वो फिलहाल मीटर में आ जाएगा, क्योंकि आपने मीटर में वैल्यू रख रखी है तो ये मीटर में आ जाएगी और इस तरीके से आपका वेवलेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ओके बेटा, आप वेवलेंथ यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व जरूर कर लीजिए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं तरीके बता रहा हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल आप लगाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, जब आपको मेथड पता है तो आप इसको सॉल्व करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ओके बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब हमको क्या है, मास पता है, वेलोसिटी पता है, कुछ भी नहीं है, हाफ मास कितना है 9.1 इंटू 10 पावर 3 और वेलोसिटी आपको दिया जा रहा 10 पावर 3 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, v स्क्वायर। तो देखिए हाफ है, मास आपको गिवन है 9.1 इंटू 10 पावर -31। ओके ओके ओके, तो 1/2 मास कितना है 9.1 इंटू 10 पावर -31
और वेलोसिटी आपके पास है 10 पावर 3 स्क्वायर। तो आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हम लोग आराम से डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट लगाकर कभी मोमेंटम, कभी वेलोसिटी, कभी मास भी पूछ सकते हैं, किसी पार्टिकल का मास भी पूछ सकते हैं, और कभी काइनेटिक एनर्जी। तो बस इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके बेटा, तो ये आप इतने सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्विंग कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके बेटा।